जब मेरी शादी हुई उसके पहले दिन ही मुझे एक थप्पड़ पड़ा। पर हम हंस रहे हैं, अभी अचानक से एक थप्पड़ कोई किसी को मार दे, यू विल डेफिनेटली बी शॉक्ड। इतना हेड स्मैश नेहा, इतना ज़्यादा मारा था मुझे सर पे, और फिर खींच के चेयर से उठा के दरवाजे तक लेकर वहाँ मारा, फिर कमरे में ले जाकर ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स तक मैं एक जानवरों की तरह पिटती रही। 15 दिन बाद, ठीक 15 दिन बाद फिर से मुझे मार पड़ी, और इस बार पहले से और ज़्यादा। लेदर बेल्ट टंगी थी सामने, उसी की बेल्ट उठाया और मारना शुरू किया। नमस्कार, प्रभा साक्षी के ब्रेव बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। हम इस शो के स्पेशल एपिसोड में आपको एक बार फिर से मिलाएंगे एक ऐसे ब्रेव वॉरियर से जिनकी ज़िंदगी की जंग उन्होंने शुरू करी और अभी भी उससे लगातार लड़ रहे हैं। कहते हैं कि एक रोशनी की किरण अंधेरे को दूर कर देती है, एक उम्मीद की किरण अंधेरे को दूर करती है, और ऐसी ही एक उम्मीद की किरण के साथ डॉक्टर अपर्णा आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी शादी के बाद आई जितनी भी मुश्किलें थी उसको एक उम्मीद के साथ अपनी नई शुरुआत करके सब चीज़ों को सेटल किया, सबको दूर किया और अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाई। आइए मिलते हैं डॉक्टर अपर्णा से और बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस स्ट्रगल को आगे ओवरकम किया और कैसे अब वो आगे और आने वाली जनरेशन्स को या और आगे ऐसे जो लोग हैं उनको एक एग्जाम्पल सेट करके बता रहे हैं कि आप भी ऐसी सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। Welcome to our show, Aparna. Thank you, Neha. Thank you so much for introducing me this way, and I'm very happy to be here in your It's a platform. pleasure. तो मैं आपसे यही पहला सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके साथ जो भी ये सिचुएशंस रहीं, आपकी शादी के बाद ऐसा क्या चीज़ें बदली जो आपको लग रहा है कि नहीं, ये पूरा चीज़ें जहाँ थी मैं वहाँ से बिल्कुल अलग हो गई मेरे लिए? तो नेहा, इसको थोड़ा और शुरुआत से शुरू करते हैं कि जब एक लड़की शादी करती है तो ऑब्वियसली चाहे कैसे भी सर्कमस्टेंसेस में शादी हो, वो बहुत सारे सपने सजाती है, चाहती है कि एक नर्चरर है हम, नेचुरली वी आर नर्चरर, तो एक उम्मीद होती है कि हम घर बसाएंगे, और हर लड़की एक अच्छी उम्मीद से ही जाती है। मेरा थोड़ा बैकग्राउंड मैं बताना चाहती हूँ कि आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत एजुकेटेड एंड दे वर वर्किंग, अभी रिटायर्ड हैं, और मेरे घर में सारे लोग ऐसे ही हैं। तो हम हमेशा पढ़े लिखे और बहुत अच्छे, मतलब बहुत सिंपल एटमॉस्फेयर में पले बड़े। तो मैंने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी, ना जानती थी मैं कि शादी के बाद ऐसी चीज़ें होती हैं। जब न्यूज़पेपर्स में पढ़ती थी या कुछ कभी टीवी में देखा तो लगता था ये बड़ी दूर की बातें हैं। पर मेरी शादी के पहले ही दिन जब चीज़ें मेरे साथ होना शुरू हो गई, देन आई रियलाइज्ड कि नो, दिस इज़ वेरी कॉमन। और ये ऐसा भी नहीं है कि एक और प्रचलित बात है कि जो ज़्यादा लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती हैं या मध्यम वर्गीय होती हैं, हाँ, लेकिन ये भी एक बहुत गलत मानसिकता है। बहुत पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ, बहुत स्मार्ट लड़कियों के साथ, और बहुत वेल टू डू फैमिली के साथ, वेल ऑफ फैमिली के साथ भी ऐसी स्टोरीज होती है, और इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। इन माय केस मुझे ये एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रहा था बहुत टाइम तक कि मैं इसको बताऊं कैसे। लोग कहेंगे अरे डॉक्टर हो तुम तो, इतने स्मार्ट हो, बोल रही हो, इतना अच्छा बोलती हो, एक्स्ट्रा करिकुलर में रहती हो, अपने लिए स्टेप नहीं ले पाई। सो दैट वाज लाइक किलिंग मी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस चीज़ को मैं दुनिया के सामने कैसे लाऊं। चीज़ें बदली पहले दिन से ही। जब मेरी शादी हुई उसके पहले दिन ही मुझे एक थप्पड़ पड़ा मेरे हस्बैंड से, एक्स हस्बैंड से। तो जब वो थप्पड़ पड़ा, आई वॉज इन शॉक। मैंने पूछा कि भाई क्यों मारा, क्योंकि आँख में आंसू भी आ गए मेरे। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने मारा कहाँ, मैंने तो बस ऐसे प्यार से छुआ था, आपको लग गई क्या? देन आई जस्ट कन्विंस्ड माई सेल्फ कि हो सकता है इसने कभी लड़की को इस तरह से ट्रीट ही नहीं किया है, तो उसको नहीं पता कि प्यार से कैसे छूते हैं और मारने में कितना दर्द होता है। मैं उसको भूल गई, वो पहला दिन था। मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं। सेकेंड डे भी सेम चीज़ रिपीट हुई। जब हम बाहर गए, मॉल में गए हुए थे, और मॉल के लिफ्ट में भी सेम चीज़ हुई, और वो बहुत शॉकिंग था क्योंकि मैं, उसके घर में एक बच्चा था, मतलब उनका भतीजा, उसके बारे में बात करके आई वॉज स्माइलिंग, हंस रही थी कि आज सुबह हम बात कर रहे थे, इतना क्यूट है वो, और ऐसा बोलते बोलते आई वॉज इन आई कॉन्टैक्ट विद हिम,
और उसने एक थप्पड़ फिर से मार दिया मुझे लिफ्ट में। दैट टाइम आई रियलाइज कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, दिस इज नॉट नॉर्मल। फिर मैं कस के रो दी। फिर मैंने बोला कि यार क्यों मार रहे हो मुझे, क्यों मारा, मैंने ऐसा क्या किया? फिर यार अरे वो मैंने गलती से, पता, फिर उसने बात पलट दी और इतना प्यार दिखाया मुझे कि मैं कंफ्यूज हो गई कि ये सच में ऐसा हुआ या बस मुझे लगा एक हेलुसिनेशन था या क्या था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी ही चीज़ें कई बार रिपीट होती गई मेरे साथ, क्योंकि घर के क्लोज स्पेस से अब वो चीज़ें हट के बाहर पब्लिक स्पेस में भी अगर आप हैं तो वहाँ पे भी वो इंसिडेंट्स कंटिन्यूस हो रहे हैं। हाँ, तो उस दिन मुझे पहला क्लिक ये आया कि कुछ मेंटली ही इज नॉट गुड, क्योंकि नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं कर सकता। चलो मेरी आपसे बहस हो जाए, आप एक थप्पड़ मार दो, समझ आया, पर हम हंस रहे हैं, अभी अचानक से एक थप्पड़ कोई किसी को मार दे, यू विल डेफिनेटली बी शॉक्ड। तो ये इंसिडेंस हुआ और चीज़ें ऐसे होती गई। फिर थोड़ा थोड़ा मुझे ये समझ में आया कि शादी के पहले मैंने इनको बोला था कि मैं दहेज में बिलीव नहीं करती और मैं ये चीज़ें नहीं पसंद करती हूँ। तो इसको था कि हाँ ठीक है, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा, हम कौन सा दहेज मांग रहे हैं, लेकिन हर बाप अपनी बेटी को देता है। मैंने बोला वो मुझे भी पता है, मेरे पेरेंट्स खुद से जो करेंगे आई एम हैप्पी, बट मैं नहीं चाहती उन्हें करने के लिए कुछ नहीं कहूँगी। उन्हें करने के लिए कुछ नहीं कहना है। बट स्टिल हम यूपी के लोग, यूपी में आप जानते हो ये रिचुअल्स ही हैं, और मैं अपनी जनरेशन की सबसे बड़ी डॉटर, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे चाचा चाची, मेरे मौसा मौसी, मतलब सब इतने इन्वॉल्व थे मेरी शादी में, इतने खुश थे कि ये पहली शादी हो रही है। और मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं कि एक बाप ने मेरी शादी करी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे 3 बाप ने मेरी शादी करी। मेरे दोनों चाचा बहुत इन्वॉल्व थे और बहुत। तो आपकी लव मैरिज थी या अरेंज्ड मैरिज? नो, इट वाज नॉट लव मैरिज एट ऑल, अरेंज्ड कह सकते हैं, क्योंकि जीवनसाथी.com से मैंने खुद ही ढूंढा था। और मुझे ऐसा दिमाग में लगता था कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मुझे लगता था मैं पढ़ी लिखी हूँ, जॉब करती हूँ, खाना बनाना आता है, फोक सॉन्ग्स आते हैं, घर गृहस्थी देखना आता है, और बहुत मतलब कि इजीली एडजस्ट कर जाऊंगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी, हंसने बोलने वाली हूँ, मेरे साथ कौन दुखी रहेगा, मतलब। और मेरे दिमाग में हमेशा था कि मैं एक घर बनाऊंगी, मैं चाहती थी एक घर को नर्चर करूँ, जैसा मैंने अपने पेरेंट्स को देखा था। तो मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि लड़का बहुत धनी होना चाहिए या मुझे बहुत दहेज मिलना चाहिए। मुझे ये था आई एम कैपेबल इनफ एंड आई विल मेक माई ओन हाउस, माई ओन होम। तो ये मेंटालिटी थी मेरी, ये चीज़ उसको बोली भी थी मैंने। और उसने, अब चूंकि आप कोर्टशिप पीरियड में जब बात करते हो तो लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि आप कैसे हो। तो ये एक पर्सनालिटी टाइप के लोग होते हैं जो हमेशा इम्पैथ इंसान ढूंढते हैं, समझिएगा मेरी बात। और जो लोग भी ये कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ ये कॉन्वर्सेशन एंड तक देखिए, आपके बहुत काम आएगी और आप बहुत खुद को भी हेल्प कर पाएंगे और लोगों को भी हेल्प कर पाएंगे। तो ये एक पर्सनालिटी टाइप होती है जो हमेशा इम्पैथ इंसान ढूंढती है, कि जो दिल से काम लेते हो। अब इसको बात करते करते ये समझ में आ गया कि ये इमोशनली बहुत डम्ब इंसान है या इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, आप बोल लो। तो मेरी फैमिली के लिए भी, और इसको ये भी समझ में आया कि अपने घर की बड़ी बेटी है, इसके फादर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये सब चीज़ें भी दिमाग में है। हाँ, इसके फादर के पास बहुत प्रॉपर्टी है, तो बहुत तो नहीं है बट उनके हिसाब से बहुत है। तो उनको ये लगा कि भाई इस पापा के लाडली है, एक प्रॉपर्टी तो इसके फादर इसको दे ही देंगे। मतलब मेरी बात से उसको समझ में आ गया कि एक तो इसका है ही, इसके घर में इसकी बहुत चलती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे उसको समझ में आई कि दादा दादी भी जॉब से रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट जॉब से, तो ऐसे ही बहुत देंगे और जब एक बार शादी करके आ जाएगी तब तो हम निकाल ही लेंगे, वो वाली मेंटालिटी थी इसकी। तो ये मुझे उस टाइम समझ नहीं आई, पर कभी कभी ना स्लो पॉइजन देता रहता था कि पता है फलाने की शादी में ऐसा आया, इसके शादी में वैसा आया। नवंबर 2021 में मेरी इंगेजमेंट हुई थी और उसके बाद से ये चीज़ें थोड़ी बढ़ने लग गई। इंगेजमेंट मेरी बहुत बढ़िया होटल में, बहुत एक्सपेंसिव इंगेजमेंट हुई थी, क्लोज लोगों में हुई थी बट काफ़ी एक्सपेंसिव था वो इंगेजमेंट के हिसाब से, हमारे एंगेजमेंट नहीं होती। पर उसके बाद भी उसके डिमांड्स बढ़ते रहे और फिर मुझे एक टाइम लगा कि नहीं, ये शादी मुझे पोस्टपोन करनी चाहिए, कैंसिल करनी चाहिए। तो मैंने मना किया, नहीं मैं नहीं कर रही। और ये थोड़ा टाइम चला, उसकी मम्मी ने मुझे कॉल किया, हाँ, शी ब्लैकमेल्ड मी कि ऐसा मत करो, हमारी तरफ कार्ड छप चुके हैं, मेरा हस्बैंड बेड पे है,
वो मर जाएंगे, इसकी ग्रैंड मदर वो मर जाएंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं तुमको अश्योर करे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ तुम चाहिए। मतलब अलग अलग, आप समझ रहे हो कैसे इमोशनली आपको ट्रैप किया तो जाता आपने है। अपनी फैमिली को भी मैरिज कॉल ऑफ करने के लिए हाँ, बोल दिया था? हाँ, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये शादी या कुछ भी, मेरा करियर से लेकर कुछ भी आज भी जो मैं कर रही हूँ, ये सब मेरा खुद का डिसीजन है। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मेरी फैमिली मुझे मेरे हर डिसीजन में सपोर्ट करती है। दे लव मी एनफ टू लाइक मेक मी माई सेल्फ, लिव माई लाइक लाइफ बेटर इन अ बेटर वे। तो मेरे फादर को ये बहुत विश्वास है मेरे ऊपर, और आई विश कि अब वो मेरे ऊपर प्राउड फील करते हो अब भी। तो उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया शादी के लिए कि ठीक है। फिर मैंने कॉल ऑफ के लिए बोला तो भी वो देवर ओके, ठीक है अगर ये कह रही है तो कुछ बात सोच होगी, के कह रहे होंगे। देवर हैप्पी इजली ओके। बट उधर से जब ये फ़ोन आया और मुझे लग रहा है नया साल आने वाला था, 2022 आने वाला था, और मुझे इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ गई कि मेरी वजह से कोई मर जाएगा। इसकी मम्मी इतना फ़ोन करके रो रही है, 5-5 कॉल, 10-10 कॉल, एंड शी वॉज क्राइंग। तो मुझे लगा यार ठीक है, इतना बोल रही हैं, अच्छे लोग लग रहे हैं, और ये कह रही हैं तो नहीं करेंगे ऐसा, इतना बोलने वाला कोई इंसान थोड़ी करेगा। और मेरे पेरेंट्स इतना दे लेके वैसे ही शादी करने वाले हैं कि ये क्या ही करेंगे, और मैं खुद इतना कमाती हूँ। शादी के लिए मैंने बोल दिया हाँ, मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने पापा को अपने कॉल किया कि पापा वो जो डेट बोल रहे हो उस डेट पे कर दीजिए शादी। अब मेरे फादर को था कि नहीं थोड़ा पोस्टपोन करना है, मई में करेंगे। बट इतना इमोशनल ट्रॉमा, इतना प्रेशर, इतना मैनिपुलेशन कि कहीं ना कहीं करके हमने 5 फेब को शादी कर ली 2022 में। अब उस पर्सनैलिटी की बात करते हैं, उसके अंदर ये गुस्सा था कि ये कैसे मुझसे कैसे शादी तोड़ सकती, हाँ हाउ डेयर शी। तो ये चीज़ें जब शादी के पहले दिन जब उसके हाथ में आई, मैं कलकत्ता गई तो थप्पड़ पड़ा। दूसरे दिन भी मैं उसको देख के हंस रही हूँ, उसके दिमाग में बस ये चल रहा है कि ओके शी इज़ माई एनिमी, इसने मेरे को, आप समझ रहे हो। अब मुझे बहुत क्लैरिटी, किसी और माइंडसेट से था। तो ये दोनों चीज़ें हुई। तीसरे दिन तक मुंह दिखाई वगैरह के रस्म होते हैं, तो वो रस्म वस्म हुआ, उनके कुछ रिलेटिव्स आए। तो चूँकि मैं डॉक्टर, तो मुझे इतना लगता है कि ये उनके यहाँ भी बहुत बड़ी बात थी, कोई था नहीं, वो लोग बहुत नॉर्मल फैमिली थे। तो उन लोग को ये लगा होगा कि भाई बढ़िया दुल्हन आई है तो अच्छा देते लेते हैं, तो खूब मतलब जो वो लोग दे सकते थे, उनके रिलेटिव्स, उनके अगल बगल के लोग, तो मुँह दिखाई में अच्छे अच्छे पैसे मिले, 2000-3000 ऐसे ऐसे करके पैसे मिले। शाम को इसका वो आता है, फिर मुझे पूछता है कितने पैसे मिले तुम्हें मुँह दिखाई में। मैंने बताया कि इतना कुछ मिला है। तो कह रहे ये तुम्हारे पैसे नहीं है, मम्मी के पैसे हैं, क्योंकि उनकी वजह से लोग तुमको देखने आए और मुँह दिखाई दिया। मैंने सोचा ठीक है यार, मतलब मुझे उतनी वो नहीं लगी, बहुत बड़ी बात नहीं लगी। मैंने बोला, मैं हंसते हंसते खुशी हुई, मैंने बोला ठीक है। उसकी मम्मी आई मुझसे मांगने कि क्या मिला है तुम्हें, मैंने जो मिला वो उनको दे दिया। मैंने बोला ये आप रख लीजिए, आपकी वजह से मिला है। मुझे लगा खुश हो जाएंगे इस पर, क्या ही फ़र्क पड़ता है। एंड शी वॉज नॉट अर्निंग, और मेरे लिए जैसे मेरी मम्मी वैसे उसकी मम्मी, इस माइंड सेट में मैं थी। फिर हमें बैंगलोर जाना था। जब मैं कैलकाटा से बैंगलोर के लिए निकल रही थी सुबह, तो गेट पे, उनकी फैमिली कैलकाटा रहते थे, एंड ही वाज वर्किंग इन बैंगलोर। ही वाज वर्किंग इन बैंगलोर, और उसके बड़े भाई भाभी भी बैंगलोर में थे, बट कलकत्ता में उसके मम्मी पापा। तो जब मैं घर से निकल रही थी तो वहाँ भी बोलती हैं मुझे कि कान में क्या मतलब, इतना ऑडिबल था कि सुनो तुम वहाँ जा रही हो तो मुझे वहाँ से एंड्रॉयड फ़ोन भेजना जैसा तुम चलाती हो, और अपना पैसा खर्च करना घर के लिए। इसके पास बहुत पैसा नहीं है, शादी में इसने बहुत खर्च किया है, तो तुम खर्च करना, तुम लक्ष्मी हो, ये है वो है। मैंने बोला ठीक है भाई। वो भी मैंने इतना माइंड नहीं किया, थोड़ा सा अटपटा तो लगा कि ऐसा कौन करता है, बट माइंड नहीं किया। फिर मैं बैंगलोर गई, ये हुआ कि घूमने चलो, गोवा चलो। गोवा जाने के लिए इसने अपनी एक सिंगल टिकट करी, मुझसे बोलता तुम अपनी टिकट करो। दिस इज़ वेरी अनयूजुअल, और यहाँ तक मुझे समझ जाना चाहिए था कि कुछ ठीक नहीं है। बट फिर भी मुझे लगा कि शायद इससे टिकट नहीं हो रही हो, मतलब अपने आप को इंसान बकवास स्टोरी देता रहता है सब नॉर्मल करने के लिए। तो मैंने किया, गए हम गोवा। बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था हमारा, लाइक हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप नहीं था, फ्रेंडशिप टाइप की थी, क्योंकि घूमना फिरना पसंद था उसको भी, मुझे भी। तो हम दोनों घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे फोटोज सोशल मीडिया पे जा रहे, सबको लग रहा है अरे वाह क्या शादी हुई है, कितने खुश हैं ये। पर इंटरनली मुझे ना बहुत काट रहा था। मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही थी जो शादी के बाद एक लड़की एक्सपेक्ट करती है अपने ससुराल में, वो इज्जत, वो प्यार, वो जगह। और जो इनके रिलेटिव्स चाहते थे मुझसे बात करना, किसी को मेरा नंबर नहीं दिया, मुझे किसी को नंबर नहीं, मतलब नंबर शेयर नहीं किया ना। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे सोशली कट ऑफ किया जा रहा है। फिर मेरी फैमिली से भी जब फ़ोन आता था
कितना बात करोगी अपनी मम्मी से, मुझसे बात करो। मतलब हम दोनों ही रहते थे, और जबकि वो बात करता नहीं था मुझसे, फ़ोन चलाता होता था या कुछ, लेकिन जब मेरे घर से फ़ोन आता था उसी टाइम उसको 50 काम होते थे। तो धीरे धीरे मैं थोड़ी वैसी हूँ, तो मैंने सोचा नहीं, मेरा ससुराल है, मेरा पति मेरा देवता है टाइप का। मैंने बोला अपने घर वालों को कि भाई तुम लोग थोड़ी देर हमको छोड़ दो। कम बात होती थी मेरे घर पे। ये भी मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती गई। जब ये मेरे पेरेंट्स खुद कॉल करता था, कैसे हैं मम्मी जी, कैसे हैं पापा जी, उधर उनको लग रहा है कि अरे कितना बढ़िया दामाद है, सब कुछ सही चल रहा है, बेटी तो हमें भूल गई, ये तो मुझे कितना पूछता है। दादा को मेरे कॉल कर रहे हैं, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। सबको बहुत अच्छा पिक्चर दिखा रहा है इंटरनेट पे फ़ोन करके, और घर में मेड नहीं है, मेरे से झाड़ू बर्तन कपड़ा। आई एम अ डॉक्टर, आई वॉज वर्किंग दैट टाइम, ये सारा कर रही हूँ। मैं इसको बोल रही हूँ, बैंगलोर में मुझे ना लैंग्वेज समझ में आती थी, ना लोगों को मैं जानती थी। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस कि करो यार, मतलब मैं अकेले नहीं कर पा रही हूँ। एक गिलास पानी नहीं लेता था, अगर एक कप पी ली चाय तो ये उठा के मैं ही रखूँगी, लाऊंगी मैं। तो इवन चाहे मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो, तो ये सब चीज़ें मुझे खटकती थी, क्योंकि मेरे घर में मैंने कभी ऐसा माहौल देखा नहीं। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत क्यूट हैं, मतलब इवन इन देयर 90s दे हेल्प ईच अदर, दे लव ईच अदर। तो मैंने हमेशा ये देखा था। फिर मुझे लगा ठीक है यार, सब धीरे धीरे एडजस्ट करती गई। फिर दहेज वाली बात शुरू हो गई कि जब भी मैं कुछ तब तक शादी को कितना टाइम हो गया था? 1 महीने लगभग। उससे पहले ये सब चीजें हुआ, आपको उनकी फैमिली से कट ऑफ कर दिया, आपको अपनी फैमिली से कट ऑफ कर दिया? मेरी कुछ दोस्तें रहती थी बैंगलोर में, तो मैं कहती थी मुझे इनसे मिलना है, और आसपास ही रहती थी। मुझे इतना पता था कि ज़्यादा दूर नहीं है ये, तो मैं इसको कहती थी उनको हम अपने घर बुलाते हैं या हम चलते हैं। नहीं, अरे तुम्हें नज़र लगा देंगे, तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतनी सुंदर लग रही हो, तुम्हें नज़र लगा देंगे, शादी के बाद लड़कियों को 3-4 महीने घर में रहना चाहिए। तो उसकी मैं सारी बातें फॉलो करने लग गई। मैंने बोला ठीक है। मुझे लगता था प्यार कर रहे हैं, वो इतना कंफ्यूज कर देते हैं ना, वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। एक बार को आपको मारेंगे, तकलीफ देंगे, और दूसरी बार इतना प्यार देंगे ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये प्यार कर रहा है या नफरत कर रहा है। तो वो वैसा होते गया मेरे साथ। फिर दहेज वाली बात होने लग गई। जब मैं घर में किसी भी चीज़ के लिए बोलती थी तो तुम्हारे बाप ने क्या दिया है, तुम्हारे बाप ने क्या दिया है। फिर मैं जब इस पर बोलती थी यार ऐसा मत बोलो, उन्होंने इतना किया, तुम्हें इतनी ज्वेलरी दी, इतने कपड़े दिए, तो अरे सीरियस हो गई क्या बेबी, मैं मजाक कर रहा था। अब ये स्लो पॉइजन चल रहा है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। होली आ गई, तो क्या भेज रहे हैं पापा जी। अब मैंने घर पे फ़ोन करके बोला, होली के टाइम पे मेरा बर्थडे भी होता है, तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि मम्मी पापा कुछ भेज देना, ये लोग थोड़े से वैसे लग रहे हैं मुझे, बट आप कुछ भेज देना। पापा ने मेरे बर्थडे पे मुझे वॉशिंग मशीन भेजी, और कुछ पैसे 15-20 हज़ार रुपये भेजे कि होली है, तुम लोग सेलिब्रेट करना। ही वॉज वेरी हैप्पी कि चलो अरे आया है। फिर हम लोग उसी पैसे से घूमने गए। वापस आए तो फिर और चाहिए था, मतलब ऐसे ऐसे डिमांड्स बढ़ती गई इनकी। तो मुझे ये लग रहा था यार मेरे पेरेंट्स कितना करेंगे। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मैं इस घर का खर्चा उठा रही हूँ, सब कर रही हूँ, तो थोड़ा फर्नीचर वगैरह खरीदना शुरू कर देती हूँ, और इसको अच्छा लगेगा, शायद इसका मूड ठीक हो जाए। ये सब चीज़ें मैं स्टुपिडिटी, ये सारी चीज़ें अपने रखे पैसे मैंने खर्च कर दिए। क्रेडिट कार्ड पे पैसे खर्च करना शुरू कर दिया, जो अभी तक मुझे डिसबैलेंस कर रखा था, नाउ इट्स गुड। तो चीज़ें ऐसे ही होती गई मेरे साथ। फिर मेरे पेरेंट्स आए जून जुलाई में, और जब वो आने वाले थे तो मैंने उसको कहा कि वो आएंगे और घर ऐसा है, अच्छा नहीं लगेगा, कुछ तो करते हैं, तो तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या। फिर नाटक शुरू। मैंने बोला चलो ठीक है, शांत रहो। मेरे पेरेंट्स आए, फ्लाइट से नहीं आए, ट्रेन से आए, क्योंकि उनको सामान लेकर आना था। वो इतना सामान लेकर आए थे मेरे घर। मैं सोची भाई ये इतने बैग्स, मैंने बोला ये क्या है। तो कह रहे पहली बार बेटी घर आ रहे हैं, और वो जितना ला सकते थे, इवन ज्वेलरीज, गोल्ड भी लेकर आए थे। और मैं इमोशनल हो रही थी उस टाइम। मुझे ना थोड़ा सा अंदर से आ गया था कि कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे, इनको इतना नहीं देना लेना चाहिए, ये लालची हैं। उसकी मदर का तो बराबर कैलकाटा से फोन आता था, मुझे ये भेज दो, मुझे वो भेज दो, खाने तक के लिए ये भेज दो। भाई आपके घर में नई बहू आई है, आप उसको पूछो, इंस्टेड आस्किंग हर। तो ये चीज़ें हो रहा था। फिर जेठ जेठानी का अच्छा उस समय तक व्यवहार था मेरे साथ। वो लोकल, तो वो भी बैंगलोर ही रहे, वो बैंगलोर रहते थे। दे वर वेरी लाइक कह रहे वाइट कॉलर्ड मेरे सामने। तो मुझे लगता था ये पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग हैं, पर ये कोई अच्छा नहीं था इसमें से। नाउ आई अंडरस्टैंड कि इन सबको पता था ये इंसान पागल है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की हम ले आएंगे उस घर में, सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और कैसी भी लड़की ले आएंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो शादी करने लायक ही नहीं था। उनको पता था, उनको डर था, दबे दबे वो चाहते थे कि शादी ना हो, लेकिन बाद में उन लोगों को सबको लगा रहे यार एक बार फंस गई तो जाएगी कहाँ।
बिहार के रहने वाले, तो वो मेंटालिटी उनकी ये थी कि एक बार लड़की की शादी हो जाती है तो वही घर हो जाता है, रोगा के रहेगी ही, जाएगी कहाँ पे, दूसरी शादी तो करनी नहीं है, जो भी सोचते हो। तो ये सब उन्होंने दबे दबे बोला मुझे, तो चीज़ें होने लग गई। मेरे पेरेंट्स आए, दे लेकर आए, लेकिन अभी इसका मन नहीं भरा हुआ था उस चीज़ से। फिर थोड़ा सा गुस्सा कि अब आए हैं तो इस घर का सारा फर्नीचर करके जाए, मतलब जो भी इस घर में रिक्वायरमेंट है सब वो करके जाए, जो इनकम्प्लीट है सेटअप हाँ, वो सारा वो हो करके जाए। अब आए हैं तो उनको, उन लोग का मेंटालिटी ये था कि आए हैं तो यही करने आएंगे। उसकी मम्मी मुझे फोन करके वीडियो कॉल पे देख रही, क्या क्या ले आए तुम्हारे मम्मी पापा, दिखाओ, अच्छा कितना गोल्ड है, कितना भारी है, उसका बिल है या नहीं। और मैं सोची इनका मन इसमें लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स क्या लेकर आए, एक बार ये नहीं पूछे कि तुम्हारे पेरेंट्स आए, उनको खाना पूछा, उनको रहने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बैंगलोर में तुम लोग कैसे उनको मैनेज कर रहे हो। दे वर नॉट इन दिस थिंग कि आए हैं इतनी दूर तो उनको घुमा देते थोड़ा कर्नाटका, नहीं। तो मैं अपनी ऑफिस से लीव्स लेकर, मेरा वर्क फ्रॉम होम था, मैं लीव लेकर पेरेंट्स को अगल बगल जो इस्कॉन मंदिर था या शिवोहम टेम्पल था, टेम्पल वगैरह ले जाती थी। अब उसके लिए भी मेरे को कॉल आना शुरू हो गया कैलकाटा से कि अभी तुम छुट्टी लेके अगर इन लोग को घुमाओगी तो तुम्हें बाद में छुट्टी नहीं मिलेगी, तो घर कैसे आओगे, कैलकाटा कैसे आओगे, मतलब मेरे लीव्स पे भी प्रॉब्लम है। मैंने बोला आई विल मैनेज दैट, जब आना होगा तब देखेंगे, अभी तो मेरे पेरेंट्स आए हैं। फिर मतलब उनका था कि तुम लीव्स मत लो। फिर मैंने पेरेंट्स को बोला कि आप लोग कन्याकुमारी हो आओ, और मैं लीव्स नहीं ले सकते, आई डिडंट गो विद देम। उस बीच में पेरेंट्स उधर गए, उस बीच में फाइट होना शुरू हो गई कि अपने फादर को बोलो ये करके जाएं, वो करके जाएं। और मेरे पापा रेडी भी थे। वो तो आपने अपने घर वालों को जब वो आए इस बारे में कुछ बताया या कुछ हिंट दिया कि इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं या नहीं, कुछ? मैंने बिल्कुल उनको पता भी नहीं लगने दिया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बट आई केप्ट स्माइलिंग। माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी टू सी मी लाइक मैनेजिंग दैट हाउस। मेरी मम्मी देख रही थी, उस टाइम भी मेड नहीं थी मेरे घर में, और उनको ये लग रहा था ये सुबह से उठ के सुबह से सब काम कर रही है। और मेरी मम्मी मुझे कभी वैसे देखी नहीं थी, तो वो बहुत प्राउड। और मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है, बट उनके मुँह से जब कुछ अच्छा सुनती हूँ तो मुझे लगता है मैं सच में अच्छा कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई ये मेरी बेटी कितनी समझदार है, कितना कुछ करती है, और इतना बड़ा घर मैनेज कर रही है, मैं अकेले मैं भी नहीं कर सकती। तो शी वॉज वेरी हैप्पी विद मी। तो पेरेंट्स को लग रहा था चलो ठीक है। पापा कह रहे, पापा देख के आ गए फर्नीचर, मम्मी ने बोला वो देख के आ गए, उनका मन था करने का। अगर वो नहीं बोलता ना, पापा कर देते और मैं भी फिर उनको मना नहीं करती। पर इन लोग का लालच जब मुझे समझ में आ गया ना, मैं एकदम स्ट्रिक्ट हो गई। मैंने बोला कुछ नहीं खरीदना है, मैंने बोला आप लोग अपनी टिकट करो, घर जाओ। और उनको घर भेजा। जिस दिन उनकी फ्लाइट थी उसके उसी दिन रात में छत पे जाकर मैं खड़ी हो गई। मैं छत पे चली गई थी थोड़ी देर, क्योंकि हमारी बहस हो रही थी। हमारा इंटीमेसी भी नहीं था, एक्चुअली हमारे हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप भी नहीं थे। तो आई वॉज वेरी अपसेट। शादी के बाद तो इंसान एक्सपेक्ट करता है, आई एम वेरी ओपन टू दिस। तो मैं उसको ये बोली, मैं बोली यार हम कैसे रह रहे हैं, मतलब हमारा ना मेंटल इंटीमेसी है ना फिजिकल इंटीमेसी, हम शादी कर की क्यों। और मैं नाराज होकर छत पे चली गई। वो छत पे आया और उसने कस के मुझे 2-3 झापट मार दिए। मेरे पेरेंट्स नीचे थे। ये बात आज आपके साथ बोल रही हूँ, मैंने कहीं इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया, आज याद आ गया, मैंने बताया। तो बहुत मेरे अंदर आ गया था कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया मेरे साथ। मैं बहुत रोई। उसको बोला कि ये तो तुमने ठीक नहीं किया, मेरे पेरेंट्स नीचे हैं और अगले सुबह उनको जाना था। तो जब तक मैं ये माइंडसेट अपना फ्रेम कर पाती कि उनको बताना है, कैसे बताना, तब तक उनको जाना था। अर्ली मॉर्निंग उनकी फ्लाइट थी। इग्नोर किया। फिर नेक्स्ट डे से फिर से ये बेबी करना शुरू इनका, फिर प्यार। फिर मैंने सोचा, फिर मैं कंफ्यूज। तो आपने इन-लॉज के साथ भी नहीं कभी ये चीज़ें शेयर की, या उन्होंने सुनने का कोशिश ही नहीं की होगी? एक्चुअली मैंने काफ़ी दिन तक उनसे भी शेयर नहीं किया, क्योंकि इसके पेरेंट्स को भी मैं सोचती थी ओल्ड एज में है। मम्मी इसके ठीक ठाक थी, फादर बेड पे थे, और दादी थी इसकी, वो भी काफ़ी बीमार रहती थी। तो मुझे लगता था ये उनको भी क्यों बॉदर करना। हाँ, उनको भी क्यों बॉदर करना। और वो जब मैं कैलकाटा गई थी तो ये सब लालच के अलावा दे बिहेव नाइसली विद मी। तो मुझे भी लग रहा था बड़ी अच्छे इन लॉज मिले हुए हैं मुझे। पर बैक एंड की कहानी ये थी कि ये अपना पागल, नालायक और क्या मैं बोलूँ मानसिक रूप से विकृत इंसान मेरे साथ बांधकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थोपना चाह रहे थे। तो ऑब्वियसली मुझे आपसे कुछ इस तरह का काम चाहिए, तो मैं आपको तो अच्छा बोलूंगी, सामने तो अच्छा बनना ही पड़ेगा। और इसको लोग सोचते थे, मेरे पेरेंट्स, इवन मैं भी कंफ्यूज होती थी कि भाई किसी का ससुराल इतना अच्छा नहीं होता, ये इतना अच्छा कैसे ट्रीट कर रहे हैं मुझे। इतनी अच्छी तो मैं हूँ भी नहीं। एक होता है ना सेल्फ पे भी लग रहा है। वो काम कर रहा था, जॉब कर रहा था, या क्या? वो जॉब कर रहा था, एक प्राइवेट फर्म में वो जॉब करता था। तो ये चीज़ें हुई। फिर रक्षाबंधन आ गया। अब रक्षाबंधन में मेरे भाई के पास छुट्टी नहीं थी, तो ये लोग
फ़ोन कर रही है मेरी सास की तुम्हारा भाई आ रहा है कि नहीं। मैंने बोला नहीं, उसके पास छुट्टी नहीं है। ऐसा कैसे, रक्षाबंधन में भाई आता है, तुम्हारा एक ही भाई है, ये वो। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि रक्षाबंधन में मुझे परेशानी नहीं है, ये क्यों उसको बुलाना चाह रहे हैं। बट इनके माइंड में था कि रक्षाबंधन में आएगा, बहन के लिए कुछ लेकर आएगा। वो आया, उसको मैंने ज़बरदस्ती बुलाया कि भाई तुम आओ, और उसकी छुट्टी नहीं थी, ही केम। और जो भी वो लेकर आना था उसको लेकर आया वो। और ये दे वर नॉट हैप्पी। अब जिस दिन शिवम को जाना था, मेरे भाई को जिस दिन जाना था, उस दिन इसका रौद्र रूप सामने आ गया। क्योंकि जब मेरा भाई 10 दिन था तो वी एंजॉयड अ लॉट, और हम उनके उसके बड़े भाई भाभी के यहाँ गए। वो लोग हमारे साथ गुड थे, अच्छे थे, अच्छा बिहेवियर था, पढ़े लिखे थे थोड़े से, तो ज़्यादा समझदार थे, तो हम अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसके अंदर वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत था कि जो हूँ मैं हूँ, मुझसे बात करो, मेरे भैया भाभी से नहीं। क्यों तुम उनको क्यों प्यार कर रहे हो, उनके घर क्यों जा रहे हो, उनको क्यों गिफ्ट दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इसके दिमाग में बैठ गई कि जो 10,000 रुपये उधर खर्च किए, वो 10,000 तुमने मुझे क्यों नहीं दिए। हाँ, मेरा भाई अभी बैंगलोर एयरपोर्ट पे है, और इधर मेरे साथ घरेलू हिंसा शुरू। और इसने सब चीज़ों पे डिस्कशन किया। मैंने बोला यार इसमें प्रॉब्लम क्या है। हम बोले कि कोई हम लोग किसी और के साथ तो नहीं बात कर रहे, तुम्हारे भैया भाभी हैं, अच्छी बात है ना, घर में अच्छा हमारा कांटेक्ट बन रहा है, एक प्यार वाला माहौल, एक अच्छा माहौल, मतलब फैमिली ज्वाइन करके रखनी चाहिए। ऑब्वियसली लोग ऐसे ही बॉस चाहते हैं जो घर जोड़ के रखे, तोड़ के ना रखे। तो मुझे तो ये लग रहा था कि हम घर जोड़ रहे हैं। तो इसने उठा, मैं ऐसे ही थोड़ी दूर पे काम कर रही थी अपना ऑफिस का, चश्मा लगाया था, दौड़ के आया मेरे पास, मेरा चेयर घुमाया, चश्मा लिया, फर्श पे रखा, चश्मे को इतनी बुरी तरीके से तोड़ा, वो अनब्रेकेबल था लेकिन फिर भी वो टूट गया, और मुझे मारना शुरू किया उसने। और वो मेरे लिए इतना ट्रॉमेटिक था कि मैं याद करी तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं जब भी मैं उस सिचुएशन को याद करती हूँ। इतना हेड स्मैश नेहा, इतना ज़्यादा मारा था मुझे सर पे, और फिर खींच के चेयर से उठा के दरवाजे तक लेकर वहाँ मारा, फिर कमरे में ले जाकर ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स तक मैं एक जानवरों की तरह पिटती रही, चिल्ला रही हूँ। मेरे घर के नीचे लोग सुन रहे हैं, अगल बगल सुन रहे हैं, बट कोई बचाने नहीं आया। Somehow I managed to text this to my like sister-in-law, जेठानी जो थी। और एक दिन पहले क्या हुआ था कि सिस्टर इन लॉ के घर हम थे, उन्होंने ये बात प्रिडिक्ट की थी। उन्होंने ये कहा था कि अपर्णा उससे बचकर रहना, वो थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा हो जाता है, मार भी सकता है। तो ये मुझे लगा, मैं बोल रही हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, मेरे को आप करके बोलता है, कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करी, आप क्या बात कर रहे हो। नहीं अपर्णा, वो मार भी सकता है। शी हैड दिस थिंग। इस क्लू से मैंने समझा कि इन लोग को पता था कि ये इंसान पागल है, उन लोग के साथ भी ऐसा करा था उसने। तो उनको ये पता था, उनको ये मालूम था कि अब मेरे ऊपर हाथ उठने वाला है। और इसकी मम्मी भी मुझे बराबर कॉल करके पूछती रहती थी, सब ठीक है ना, सब ठीक है ना। तो मैं बोलती थी हाँ सब ठीक है। ये रोज क्यों पूछते हो, हम खुश हैं। तो लेकिन रोज अच्छा तो ठीक है, अभी नया ये भी वो बोलते थे कि अभी नया नया है ना। तो मुझे नहीं समझ में आता था कि क्यों चाहते हैं कि मेरे घर में लड़ाई हो। लेकिन वो चाहते नहीं थे, उनको पता था कि पागल है, ये किसी दिन फूटेगा। अभी जो 45 मिनट्स का मार पड़ा, उसमें मैंने टेक्स्ट किया इसकी मतलब भाभी को कि जल्दी आइए, ये मार रहा है बहुत। जो भी शॉर्ट सा मैं मैसेज कर पाई, और फ़ोन कस के पकड़ा था। अब ये मेरा फ़ोन तोड़ने के पीछे किसी तरह आई मैनेज कि घर में अपने आप को किसी तरह बंद किया। मतलब वो डोर नहीं बंद हो रहा था, बट थोड़ा सा रहम मिल गया था मुझे। इसकी भाभी आई घर के नीचे, सुना आवाज़ सुनी मेरी चिल्लाते हुए, पिटते हुए, पर उनको इतना डर लगा कि वो घर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर था मेरा, आई नहीं मुझे बचाने, रेस्क्यू नहीं किया मुझे। बाद में मुझे बहाने दे दिया कि मेरा छोटा बच्चा है, अपर्णा वो मुझे भी मारता है, मेरे बच्चे को मारता, तो हम क्या करते। एंड आई वॉज सो इमोशनल। मुझे लगा हाँ यार ये बात तो ठीक करी। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप ट्राई तो किया, आप आई तो। बट मैं सोचती हूँ कि उनकी एक छोटी बहन थी, अगर मेरी जगह उनकी छोटी बहन पिट रही होती तो क्या उस दिन भी वो बहाने देती। तो उनके अलावा किसी को ये इंसिडेंट्स नहीं पता थे? आपने अपने फ्रेंड्स, अपने ब्रदर, किसी से भी दूर दूर तक किसी को शेयर नहीं किया? सवाल ही नहीं उठता था। तो अपने फ्रेंड्स में से भी किसी को आपने ये बात कभी नहीं बताई? क्योंकि मेरी सोशल मीडिया पे अलग कहानी दिखती थी, और आप तब तक मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे। इस 6 महीने में मेरे दोस्तों से मेरा कोई हाय हेलो कांटेक्ट ही नहीं था, क्योंकि ये पूरे टाइम अटेंशन जो सीख, तो मैं डायरेक्टली अपने किसी भी फ्रेंड को कॉल करके ये कैसे कह सकती हूँ कि मुझे ऐसा हो रहा है। हाँ, और
और समहाउ मैंने एक ऑफिस कलीग को ये बोलने की कोशिश की, वो मेरी दोस्त है, तो उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि उन लोग को सोशल मीडिया पर रोज दिख रहा था कुछ और दिख रहा था, आप कुछ और बता रहे हैं, तो वो आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। पार्टी कर रहे हैं, ये तो घूम रहे हैं, अरे तुम्हारा हस्बैंड तो कितना अच्छा है, फोन करते हैं अरे तुम लोग कितना घूमते हो यार, हर वीकेंड पार्टी करते हो। तो अब मेरी हिम्मत भी नहीं होती थी बताने की, नहीं यार वो पार्टी तुम देख रहे हो पीछे कुछ और हो रहा है। अब मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन क्यों कर पाती हूँ नेहा, अब मैं माइंडफुली जब पिक्चर्स देखती हूँ तो उस पिक्चर्स में मेरे ब्रूजेस दिख रहे हैं मेरे शरीर पर। पार्टी में स्माइल कर रहे हो हाथ में रोज लेके, चाहे ग्लास में कुछ है, बट ये ब्रूजेस दिख रहे हैं शरीर पे, मार्क्स दिख रहे हैं। तो अब मैं एक्सप्लेन कर पाती हूँ लोगों को कि दिस हैपेंड विद मी। बट उस टाइम मेंटली एक्चुअली मैं जिस पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ वो ऐसे ही करते हैं, वो गैस लाइटिंग करेंगे, वो लव बॉम्बिंग करेंगे, वो आपको सोशली कट करेंगे, आपकी पावर, इमोशनली कट करेंगे, फाइनेंशियली कट करेंगे, उनके हिसाब से सिर्फ वही रहेंगे। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, आप टोटली डिपेंडेंट हो जाओ एक तरीके से कंप्लीटली। आपको हंसना है उनके साथ हंसो, रोना है उनके पास रो, तो ये हो जाता था। फिर नेक्स्ट 2-3 दिन बाद मेरे जेठ जेठानी मुझे अपने घर बुला ली कि तुम यहाँ आ जाओ। मैंने उनको बताया कि ये सब चीज़ें कैसे ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने सोचा ये मेरे फर्स्ट गार्जियन है, यही सबसे स्मार्ट है, सबसे लाइक समझेंगे, बगल में भी है। पेरेंट्स को बताना तो बेवकूफ़ी है, मेरे पेरेंट्स उतने दूर हैं, अभी वो क्या बोलेंगे, कैसे आएंगे, इतना फाइनेंशियल बर्डन में है, मेरी शादी हुई है, मेरे घर में इतनी खुशियाँ हैं, कैसे मैं सबको डिस्ट्रॉय करूँ, लेट्स गिव इट अ चांस, इनसे पूछने के क्या करना चाहिए, दिस हैपेंड। तो उन्होंने घर बुलाया, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, मुझसे कहा कि अपर्णा ये तो बहुत गलत हो गया, बहुत बदतमीज़ इंसान है, चलो इसको हम समझाते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने बोला अरे ये ऐसी बात नहीं है जो मैं नज़रअंदाज कर दूँ। मैंने बोला एक थप्पड़ होता मैं भूल जाती, अगर आपसे बहस हो जाए आप एक झापड़ मार दो, मेरे अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मतलब एटलीस्ट मैं वो थप्पड़ मूवी वाली नहीं हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतने जानवरों के तो ये तो इंटेंशनली मारना था। तो उन्होंने बोला कि नहीं अपर्णा एक चांस दे दो, हमारे कहने से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। 15 डेज़ बाद मैं वापस गई उसके साथ रहने। अब उसको और गुस्सा, पहले 1-2 दिन तो बहुत नॉर्मल रहा, लेकिन अंदर से गुस्सा ये था कि तुमने ये बात मेरे भैया भाभी को बताई, हाउ डेयर यू। ये गुस्सा अब उसके अंदर पनप रहा था। 15 दिन बाद, ठीक 15 दिन बाद फिर से मुझे मार पड़ी, और इस बार पहले से और ज़्यादा। लेदर बेल्ट टंगी थी सामने, उसी की बेल्ट उठाया और मारना शुरू, इसी बात पे कि तुमने भैया भाभी से कैसे कहा, और बहुत मारा, बहुत, अगेन 30-35 मिनट्स। और इस बार मेरे शरीर पे बहुत अच्छे निशान थे, बहुत ज़्यादा मार पड़ी, ज़मीन पे गिराकर, बहुत मतलब अत्याचार, और भी बहुत घिनौनी चीज़ें थी, तो वो डिस्कशन सही नहीं है, बट चीज़ें ऐसी हुई। आज हंसते हुए बता पाती हूँ क्योंकि उसको मैंने रिकवर कर लिया, मतलब उस चीज़ से उबर लिया। वो इतना डाउन देखा, बट मैं इतना सब हो गया ना उस बीच में, मैं एक टर्म बोलते पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मैं उस चीज़ का शिकार हो गई, पहली बार हो गई थी। ऑब्वियसली किसी को ऐसी मार बना, और किसी के पास कोई ऐसा है नहीं सामने कि जिसको बता सके, अपना मन हल्का कर सके, वो कोई है नहीं शेयर करने को उस फीलिंग्स। आप इस चीज़ को, हाँ एक तो कोई था नहीं, और आप मन हल्का करके भी क्या करोगे नेहा, वो तो आप झेल रहे हो अपने शरीर पे, मेंटली फिजिकली हर टाइम वो आपके साथ है। ये चीज़ें हुई, तब मुझे लगा कि नहीं ये अब मेरे अंदर की दुर्गा जग गई थी, और मुझे लगा कि नहीं ये अब तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अगर अब मैं इसको बर्दाश्त कर रही हूँ तो इट मीन्स कि मैं अपने जनरेशन्स को बिगाड़ रही हूँ, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, सबकी जो चीज़ें जो इन लोगों ने मुझे सिखाया है, जो संस्कार दिए, उसको मैं निरादर कर रही हूँ। मैंने बोला नहीं अब ये बर्दाश्त नहीं करने लायक है। अगर मैं अपने घर नहीं बता सकती हूँ, अब मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, तो मैं खुद हूँ अपने लिए, मुझे कुछ तो करना चाहिए। तो उस समय मेरा दिमाग, तो ये रियलाइजेशन आपको जो सेकंड इंसिडेंट हुआ 15 दिन बाद, तो लगा कि नहीं अब ये टर्निंग पॉइंट है, या इसके बाद मेरी जो पेशेंस है वो खत्म हो चुकी है, अब मैं नहीं हैंडल। फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई वांटेड टू लाइक क्या बोलते हैं उसको, सुलह करना चाहती थी मैं, क्योंकि बहुत ख़राब इंसिडेंट्स था, बट फिर भी मैं चाहती थी कि मुझे लगा कि शायद शादी के बाद लड़कियां ऐसा फेस करती हैं, एक माफ़ी तो दे देनी चाहिए। और हाँ, मन में ये ज़रूर था कि इस माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई इमोशनल कनेक्शन बनेगा, बट मैं सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए चाहती थी कि वो शादी चल जाए, कि ठीक है मतलब रह लेंगे घर में फ्लैटमेट की तरह। तो ये था मेरे माइंड में। लेकिन सेकेंड टाइम मुझे लगा नहीं, ये एक फ्लैटमेट के जगह से भी रहने लायक नहीं है, ये इंसान ही नहीं है, ये जानवर है, राक्षस है। तो वो अंदर में आ गया था मेरे। तो सेकेंड टाइम आई कॉल्ड पुलिस।
100 नंबर उस टाइम डायल होता था, 100 नंबर मैंने डायल किया, पुलिस आई, ये भाग गया। इसको जैसे ही रियलाइज़ हो कि मैंने पुलिस कॉल की, ये भाग गया। दूसरे दिन जब फिर ऐसा हुआ, बहस हुई, दूसरे दिन मैंने इसको घर में बंद कर दिया, फिर मैंने पुलिस को कॉल किया, अब ये बालकनी से कूद के भाग गया। मतलब आप माइंड देख रहे हो। और जितनी बार इसने मुझे मारता था उतनी बार ये वाईफाई बंद कर देता था, कुछ ऐसा कर देता था कि जिससे मैं कांटेक्ट ना कर पाऊँ, वीडियो कॉल ना कर पाऊँ, किसी को कहना। माइंड वाज वेरी शार्प। ऐसे लोग कैरिज्मेटिक होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, माइंड बहुत शार्प होता है। इनसे बचना इज़ अ बिग थिंग। और मेरे ऊपर राधा रानी की बड़ी कृपा है कि मैं जीवित हूँ, लेकिन शायद बहुत सारे लोग इसका शिकार होते हैं। समझने की ज़रूरत है लोगों को कि आप नारी हो, आपके अंदर पार्वती है, आपके अंदर आप नर्चरर हो, प्यार करो, माफ़ करो, क्षमा की देवी बनो, लेकिन इतना भी क्षमा मत कर दो, है ना, क्योंकि आपसे सृष्टि है। आज मैं हूँ तो मेरे मम्मी पापा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स लोग खुश हैं, आप लोगों से मिल पा रही हूँ, ये कन्वर्सेशन जितने लोग सुनेंगे उनको हेल्प मिलेगी। बट नहीं होती तो एक और कहानी बन जाती कि हाँ, दहेज उत्पीड़ना में घरेलू हिंसा में एक मर गई, और शायद वो कहीं और किसी जगह पे दबी होती कहानी, कहीं किसी को पता भी नहीं चलता। और ऐसी कहानियां सुन के लड़कियां सोचती हैं कि ऐसा ही होता है, जो मेरे साथ भी हो रहा है तो कोई नई बात नहीं है। मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लगा, जबकि मैं ऐसी थी नहीं। मैं शुरू से सबको हेल्प करने वाली और बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी रही हूँ। इस बीच में सेकेंड इंसिडेंट्स के बाद मुझे स्टैमरिंग हो गई, मतलब मैं एक लाइन साफ बोल नहीं पाती थी। तो वो स्टैमरिंग मेरे साथ काफ़ी लंबा रहा और मेरी तबीयत बहुत ख़राब। तब तक आप वहीं थे? हाँ, मैं वहीं अपने थी, मैट्रिमोनियल होम में ही। हाँ, मैं वहीं थी। और मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं था, तब तक मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, घबरा जाती थी। कोई एक बर्तन भी खिट होती तो मेरे हाथ से पसीने आने लगते, डर जाती थी कि कुछ हो गया, कुछ तो हो आपने गया। डॉक्टर से कंसल्ट किया या ये कभी आपको किसी डॉक्टर के पास लेके गए? नहीं, इनको लेके जाना ही नहीं था। बट मैंने इसके भैया भाभी को बोला, उनको समझ में आ रहा था कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, और आपका ज़मीर कितना भी मरा हो कभी तो जगता है। एंड ही मस्ट बी हैप्पी कि एटलीस्ट ये अब ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ ये और मेरे पे डिपेंडेंट हो गई है। हाँ, और मुझे ना पागल घोषित करने का पूरा प्लान था। तो घर में चूंकि हम ही दो रहते थे, तो कुछ भी कहता था, देखो यहाँ पे ये खड़ा है, ये इससे मुझसे बात करो, मुझे कोई दिख नहीं रहा है। मैं बोला, अरे कहाँ कोई खड़ा है? और मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं पागल हो गई हूँ क्या, कि घर में कोई है, मुझे पता नहीं चल रहा है। और भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाना शुरू कि भूत है, ये है, वो है। बट एक चीज़ बड़ी अच्छी बात थी कि मैं रोज़ ठाकुर जी की पूजा करती थी। मेरे घर में बाल गोपाल थे, तो मैं पूजा करती थी। मैं मतलब मैं रोज़ यहाँ पूजा कर रही हूँ, मेरे बाल गोपाल है, सुबह शाम आरती हो रही है, तुलसी है घर में, गंगा जल है। तो मुझे ये तुम्हारा भूत प्रेत मैं नहीं मानती। और नहीं, मेरे ऊपर भूत चढ़ जाता है तब मैं तुम्हें मार देता हूँ, तुम्हारे ऊपर भूत चढ़, अजीब फालतू कहानियाँ, ऑर्थोडॉक्स कहानियाँ। तो आई डिडंट बिलीव दैट। तो इसके भैया भाभी को बोली तो वो लोग इस बात को थोड़ा एग्री किए कि हाँ, इसका कुछ तो मेंटल प्रॉब्लम है, पढ़ना, इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर ये ऐसे नहीं जाएगा, तुम्हारा भी अब हालत ख़राब है, तो तुम अपना बहाना लेकर जाओ। मैंने कई अपॉइंटमेंट्स बुक करे, वो नहीं गया मेरे साथ। फिर एक अपॉइंटमेंट उसके भाई ने बुक करी, कैसे तो गया वो हमारे साथ। डॉक्टर से पहले उसने बात करी, आई गेव हिम द चांस कि तुम पहले जाके बात करो। उसने डॉक्टर से पता नहीं क्या उल्टी सीधी बात करी, पर डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, उसको समझ में आता है। फिर मैं जब मेरी बारी है, जब मेरा टर्न आया, तो डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले ये बोला कि बेटा तुम ठीक हो, बहुत गलत पर्सनालिटी के साथ रह रही हो। उनका 16 साल का एक्सपीरियंस था। कह रहे कि तुम तो डॉक्टर हो। मैंने बोला हाँ। तो कह रहे दवा लिखूंगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि यू हैव PTSD, यू आर इन PTSD। कह रहे कोई बात नहीं, कह रहे इग्नोर करना इस चीज़ को कि तुम्हें अभी डीप डिप्रेशन है या जो भी है। कह रहे मेरी बात मानो बेटा, भागो यहाँ से, अपने पेरेंट्स को बुलाओ और भागो। मैंने बोला मैं नहीं बुला सकती। उनको रो रो के मैंने बताया कि भाई मेरी शादी ऐसे ऐसे हुई। तो उन डॉक्टर से आप फर्स्ट टाइम ये आप मिले थे? मैं पहली बार मिली थी। तो वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं बैंगलोर के। तो उन्होंने ये चीज़ मुझे समझाई कि बेटा देख, 16 साल का प्रैक्टिस है मेरा, यू आर जस्ट लाइक माई डॉटर, आई एम टेलिंग यू, अगर तुम अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकते, आई रिस्पेक्ट योर थॉट्स, तो तुम कहीं चले जाओ। कह रहे बस 2 दिन यहाँ से चले जाओ और ये दवा खाते रहो। कह रहे तुमको खुद समझ में आ जाएगा, अभी तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, यू आर इन दिस थिंग कि तुमको बार बार ट्रॉमा इतना ज़्यादा था। वो कह रहे बार बार ये तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं कि कह रहे तुम पागल हो जाओगे यहाँ रह के, तुम भागो। तो मैंने इन लोग को, अपने जेठ जेठानी को बोला कि मुझे अपने भाई के पास जाना है, जाने दो। तो इनको लगा कि घूम के आ जाएगी। मेरा भाई उस टाइम लखनऊ में जॉब करता था, और ज्वेलरी, कपड़े सब तो छोड़ के गई। ऑफिस का एक सिस्टम था मेरे पास 2 स्क्रीन का, तो बट एक स्क्रीन एक CPU लेकर मैं आई इस शिवम के पास 1 हफ्ते के लिए। तो इनको लगा कि अभी तक इसने नहीं बताया, 2 महीने से इतना अत्याचार सह रही, तो अब क्या बताएगी, और आएगी तो ज़रूर, इतना सामान छोड़ के कौन जाएगा।
तो इन लोगों ने मुझे आने दिया, मैं आई। मेरा भाई मुझे देखते ही समझ गया कि कुछ डिस्टर्ब हो गई है, मेरी बहन ठीक नहीं लग रही। तो उसने बहुत प्यार किया मुझे, छोटा है मुझसे पर बहुत समझदार है। उसने मुझे बोला कि दीदी हम हैं, तुम घर चलो। और मैं घर नहीं जा रही थी, पापा का बर्थडे था 23 नवंबर। तो 21 को मैं लखनऊ आई थी और 23 को इसने मेरे को ले गया गोरखपुर में। हम गोरखपुर गए। पेरेंट्स को बस इतना बोला मैंने कि मैं नहीं चाहूँगी, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। उन्होंने तो क्या आपकी सिचुएशन देख के या अपनी बेटी को पेरेंट्स जो है वो 1 मिनट में सेंस कर लेते हैं कि कुछ सही नहीं है, तो उनको पता चल गया आपको देख के या? हाँ, मेरे पेरेंट्स को ये ज़रूर लगा कि इतना अनयूजुअल क्यों बिहेव करी है, और शादी के बाद आई है तो अकेले क्यों आई है। और पहली बार आई है। तो वो जो हमारे घर वो देवी वाले रिचुअल्स होते हैं, धार चढ़ाना, पग पखार, वो सब हो रहा था मेरे लिए, सब हो रहा है। लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा है ये सब नौटंकी बंद करो, मुझे बस अपना कमरा दिख रहा था। मैं चाह रही थी बस मैं अपने कमरे में जाऊँ, आराम करूँ। और जब मैं वहाँ गई तो इनको मेरी मेडिकेशंस तो मैंने बताई पापा को कि भाई ये, मम्मी को कम बताया, पापा को ज़्यादा बताया कि ये चीज़ें हैं पापा, थोड़ा थोड़ा करके। ही वॉज वेरी एंग्री कि मैं देख लूँगा, मैं ये करूँगा। मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता था वो कैसे लोग हैं। मुझे मालूम था वो कैसे लोग हैं। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। जो नहीं है वो नहीं है, बट जो है उसका तो ध्यान रखो। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा था ये उस लड़ाई में पड़ेंगे, कहीं इनको कुछ ना हो जाए, इनकी मैं इतनी लाडली। और लाडली वाली बात नहीं है, हर बेटी अपने बाप की, अपने घर की लाडली होती है। किसी के साथ इतना अत्याचार होगा, आज तो मैं इस न्यूज़ में बोल रही हूँ तो वो सुनेंगे, बट उस टाइम अब वो रेडी भी है इस बात को समझने के लिए। बट उस टाइम मैंने ये सारी चीज़ें अपने घर में बोली नहीं, उल्टी सीधी कहानियाँ बताती थी कि हमारा मन नहीं मिल रहा, हम मुझे यहाँ रहने दो, ताकि वो शांत रहे। बट उनको ये तो पता था कि कुछ बहुत बुरा हो गया मेरी बेटी के साथ। बट दे अगेन ट्रस्टेड मी, दे लेट मी इन द हाउस। और किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। एक दिन रात में मैं ऐसे सो रही थी, दवा खा के सोती थी बट नींद नहीं आती थी। तो सपने में मैं चिल्लाने लग गई और मैंने देखा मेरे पेरेंट्स मेरे सामने बैठे हैं और कह रहे बेटा सो जाओ सो जाओ। रात के 3:30 बज रहे हैं। देन आई रियलाइज्ड कि ये क्या लाइफ में जी रही हूँ। इन्होंने तो मुझे कभी ऐसे देखा ही नहीं। मतलब आई यूज्ड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ माई हाउस। मैं बोली भाई ये तो मैं हूँ नहीं, ये ठीक नहीं है। तो आई ट्राइड कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो सुबह उठ के थोड़ा सा गार्डन में बैठना, चिड़ियों को देखना, थोड़ा वॉक करना, स्लोली आई ट्राई टू लिव दिस लाइफ अगेन। और एक दिन अचानक से मेरे इंस्टाग्राम पे एक एडवर्टीजमेंट आया, और ये डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौर जी का एडवर्टीजमेंट था। मैं ना उनको जानती थी ना मैं NLP जानती थी। तो मैंने बस ऐसे ही क्लिक किया। वो उसमें कुछ ऐसा लिखा था जो मुझे अच्छा लगा होगा, अब मुझे याद भी नहीं कि क्या देखा मैंने। और वो वर्कशॉप मैंने किया, और इतने दिन में 4-5 महीने के ड्यूरेशन में मुझे पहली बार आराम मिला मेंटली। एक टेक्निक उन्होंने कराई थी, टीवी टेक्निक, और मेरे आँख से आंसू निकला और मुझे बहुत रिलैक्स लगा। मुझे लगा अरे कितना आराम मिल गया मुझे। और मैंने उस वर्कशॉप में सर को बोला कि सर आई सरेंडर माई सेल्फ, आपको मैं अपना गुरु मानती हूँ, और मेरी लाइफ ख़त्म है, 90% आई एम डेड, और मुझे पता भी नहीं कि मैं कल को जीने वाली हूँ या नहीं। बट एक ट्राई मैं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आप जो बोलेंगे वो मैं एक बार ज़रूर सुनूंगी। तो मैंने उनका प्रोग्राम अटेंड करा और बहुत जल्दी मैं रिकवर होने लग गई। मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स से मैं निकलना, पास्ट ट्रॉमा से निकलना, जो अत्याचार मेरे ऊपर हुआ था उससे रिलीफ होना, थोड़ा थोड़ा नींद आना शुरू हो गया। मेडिकेशंस मेरे बंद हो गए। जो मेडिकेशंस मेरे 3 साल चलने वाले थे वो 3 महीने तो वहाँ से आने के बाद आप वापस कभी गए ही नहीं और उन्होंने कांटेक्ट भी नहीं किया? नहीं, दे कॉन्टेक्टेड मी। वो चाहते थे कि मैं आ जाऊँ, बट फिर वही गैस लाइटिंग, बहुत सारा। कांटेक्ट किसने किया? इन लॉज ने किया या? सबने किया बारी बारी। ये एक्स हस्बैंड ने ज़्यादा किया, और वहाँ भी डराने की कोशिश कि तुम आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और इसकी जिम्मेदार तुम होगी। और उस टाइम मेरा मेंटालिटी ऐसा ही था, मुझे ऐसा ही लगता था कि मेरे यहाँ रहने से इनको कुछ हो जाएगा। तो मैं वहाँ भी नहीं जाना चाहती थी। इतना क्लियर था कि मुझे बैंगलोर नहीं जाना है। तो मैं ये भी प्लान करती थी कि मैं कहाँ जा सकती हूँ, वृंदावन जा सकती हूँ क्या, हरिद्वार जा सकती हूँ क्या, कुछ भी सोचती थी मैं। मुझे लगता था यार मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगी। अच्छा मैं अकेले कहाँ रह सकती हूँ। बहुत जगह मैंने बढ़िया बढ़िया जॉब ढूंढे, इंटरव्यूज़ दिए पूना वगैरह में, और हमेशा प्लान करती थी कि घर मिल जाए जहाँ किसी को पता ना चले कि मैं कहाँ रह रही हूँ। बहुत अजीब अजीब से ख्यालात उस समय स्केप करने के। बट आई एम ब्लेस्ड इनफ कि मेरी फैमिली इतनी अच्छी है। और
मेरे गुरु इतने अच्छे हैं, डॉक्टर वाया सर इतने अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे कोई समझा उस समय तो डॉक्टर वाया सर। उन्होंने हर एक चीज़ को समझा, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसी पर्सनालिटी होती है। और एनपीडी के 100% कैरेक्टर थे जिस जगह मेरी शादी हुई थी। और वो दोनों भाई थे एक्चुअली, मेरे जेठ में भी वो चीज़ है, बट अब उनकी वाइफ जाने। बट मुझे तो ये चीज़ समझ में आ गई, और इन लोगों ने कम्प्लीटली ट्रैप किया था मुझे। फिर सर ने मुझे रिकवर होते हुए देखा एंड ही वॉज वेरी हैप्पी दैट आई एम ग्रोइंग। फिर हम गोवा में मिले वर्कशॉप में सर से। फिर सर ने मुझे बताया कि ये इंसान सर तक को मैसेज कर रहा था कि आप उसको क्यों पढ़ा रहे हो, वो तो पागल है। मतलब उसका इतना ऐसे गंदी पर्सनालिटी होती है ना, ये आपको हर जगह जीने नहीं देंगे। आपका सब जगह सारा, जहाँ से भी आपको पावर मिलेगी, जहाँ से आप खुश होंगे, वो हर जगह कट करना है इनको। तो मेरे मेंटोर को भी इन्होंने परेशान किया। आज भी मैं जहाँ सेशंस लेती हूँ पीएमसी के लिए या कहीं के लिए, वहाँ भी जाके उल्टी सीधी हरकतें करता है, बट पीपल नो हाउ टू डिफरेंशिएट। बट आई एम सर्वाइविंग, आई एम अ फाइटर, आई विल लाइक आई एम नॉट गोइंग टू स्केर्ड ऑफ हिम। और अब तो बिल्कुल भी नहीं, उसको जो करना है करे, मैं हूँ। उसने मेरे फादर को भी अननोन नंबर से फ़ोन किया और उनको भी उल्टी सीधी बातें बोली, सुना है आपकी बेटी तो ये कर रही है, वो कर रही है, अपने हस्बैंड को छोड़ के आ गई एंड ऑल, ताकि मेरे पापा को धक्का लगे और वो मुझे भेज दें। और उनको डेफिनेटली दुख लगा होगा, बट माई फादर इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप हिज डॉटर। उन्होंने पैदा किया तो उनको पता है कि वो कैसे। अब उन्हें जब सारी चीज़ें पता है तो क्या उन्होंने कभी आपको कहा कि आप एक बार जाके दोबारा कोशिश करो? बिल्कुल नहीं। मेरे पेरेंट्स को पता है, वो तो कहते हैं मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, और मेरा गर्व है, मेरा अभिमान है, और वो इस बात पे बहुत खुश है कि मैं जिंदा हूँ आज। उन्होंने देखा है मुझे कि जब मैं एक लाइन साफ नहीं बोल पा रही थी, नींद नहीं आ रही थी मुझे, मैं अपना ऑफिस का काम नहीं कर पा रही थी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ऑफिस दैट टाइम। अगर मेरा वो ऑफिस नहीं होता तो मैं एस्केप नहीं कर पाती। आई वॉज फाइनेंशियली ड्रेन्ड, I was mentally, physically, socially, everywhere I was drained। और किसी से भी मैं बात करती थी, कोई मेरी बात समझता नहीं था, क्योंकि लोगों को लगता था यार ऐसा नहीं है, और अपर्णा तो इतनी स्मार्ट है, और पक्का इसने भी कुछ करा होगा। मतलब अलग लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे साथ हो क्या रहा है मेंटली। और ये सिर्फ दहेज की बात नहीं है, दहेज तो लालच तो उनको था ही, पर इसके अलावा एक क्या बोलते हैं उसको, विकृत मानसिकता वाले लोग होते हैं ना, कि उसको इस चीज़ का भी बहुत जलन था कि आई हैड अ हेल्दी चाइल्डहुड, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत प्यार किया, मुझे डॉक्टर बनाया। उसको ये सब चीज़ें नहीं मिली थी। तो मेरे माँ बाप को, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको उल्टा सीधा बोलना, किसी तरह से मेरी पावर कम करना, आज भी करने की कोशिश करता, बट आई डोंट केयर अबाउट इट। तो मुझे बस आगे बढ़ना है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैंने तो आपने वहाँ से वापस आने के बाद आपने यहाँ ये जो माइंडसेट कोच आप बने, वो करियर किस तरीके से आपको लगा कि यहाँ मैं फिट बैठ पा रही हूँ, या ये मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है आगे के लिए देखते हुए, मेरे को मैं खुद भी इसमें अपने आप को ग्रूम कर पाऊंगी, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं एनेबल कर पाऊंगी या एम्पावर कर पाऊंगी। आप जब एक बहुत गंदी सिचुएशन से जब निकलते हैं तो उसका दुख दर्द तकलीफ समझ पाते हैं। मैं उस सिचुएशन को समझ पा रही थी। हर एक मिनट, कहने के लिए वो 8 महीने का ड्यूरेशन था मेरी शादी के बाद, बट वो 8 जन्म जितना बड़ा था मेरे लिए। आज भी ये बातचीत लंबी हो गई, लेकिन ऐसी तमाम बातें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। वो बहुत लंबा टाइम था, और हर एक मिनट मेरे लिए लगता था कि नरक से भी बदतर हो चुका है। मुझे लगता था इससे बेहतर है मर जाओ। मुझे लगता था ये क्या ही सिचुएशन है, जबकि मैं ना सुसाइड के बहुत सपोर्ट में रही हूँ। मैं कभी, मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी। तो ऐसे कभी थॉट्स आए आपके दिमाग में? हाँ, शादी के बाद जब ये सब चीज़ें हो गई ना, और जब मुझे रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, पेरेंट्स को बोलूँ ना बोलूँ, मुझे लगता था मर जाओ यार। और उससे भी ज़्यादा लगता था जब मैं घर आ गई और मेरी हालत ठीक नहीं हो रही थी, मैं स्टैमरिंग मेरी ठीक नहीं हो रही थी। मैंने बोला अब मैं क्या करूँगी लाइफ में। और मुझे हमेशा बोलने का बहुत शौक, हंसने खेलने वाली लड़की, और रेडियो से जुड़ी हुई, कविताएं लिखती हूँ मैं। तो मुझे लगता था यार मैं क्या करूँ। फिर मैंने कविता से ही शुरू किया। मेरे सिटी में एक पोइट्री इवेंट हो रहा था, मैंने बोला मैं बाहर जाऊँगी। आई हैड लॉट्स ऑफ एंजाइटी, पर मैं उस इवेंट में गई, कविता पढ़ी, लोगों ने बहुत सराहना दी। फिर मुझे लगा नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना है। धीरे धीरे करके आई गैदर्ड माई सेल्फ। और मेरे गुरु ने मुझे बोला, मेरे वायसर सर ने मुझे बोला कि अपर्णा तुम बहुत अच्छा लोगों को कोच करोगी, यू ट्राई दिस। एंड आई ट्राइड। वो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। हाँ, एक तरीके से एक गुरु की आवाज़ होती है, गुरु का आदेश होता है। मैं तो उसी पद्धति पे चलती हूँ। तो उन्होंने जो बोला मैंने उसको फॉलो किया, और बहुत जल्दी मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिनको मैं हेल्प कर पाई, सक्षम थी।
जब मैंने अपने साथ लोगों को देखा कि मेरे साथ लोग फ्लावर कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में बदलाव आ रहा है, एज अ डॉक्टर मेरा काम यही था कि आप लोगों की सेवा करो। तो एज अ माइंडसेट कोच भी मैं लोगों की सेवा कर पा रही हूँ। तो आपको कोई चैलेंजेस नहीं लगे कि एक करियर से आप दूसरे करियर में शिफ्ट हुए, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हाँ मैं वही काम कर रही थी यहाँ भी? मैं वही काम कर रही थी और ज़्यादा डीपली, ज़्यादा इंटेंसिव तरीके से कर रही थी। और मुझे बिल्कुल ऐसा एक हायर कॉलिंग लगती है ना, मुझे ऐसा लगा भगवान ने शायद मुझे इसीलिए जिंदा रखा है आज, ताकि मैं ऐसे लोगों को हेल्प कर पाऊँ और लोगों को ये भी बता पाऊँ कि हाउ यू कैन डिज़ाइन योर लाइफ। बचपन से मैं ऐसी लड़की रही हूँ कि जो भी मैंने चाहा वो मुझे मिला। मेरा मतलब मैनिफेस्टेशन क्वीन आप बोल सकते हो। तो मुझे ये भी सवाल आता था कि मैंने इतना सारी चीज़ें तो अपने हिसाब से करी, जो मैंने चाहा वही मिला, बट ये गंदी चीज़ मेरे लाइफ में क्यों हुई, ऐसी चीज़ कैसे हो गई। तो जब NLP मैंने करा, जब YSR सर के साथ में थी, धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके, कोविड के टाइम पे इतना निगेटिव इन्वायरमेंट हो रखा था, सिर्फ क्राइम ही दिखता था, लोग डिप्रेशन में जा रहे थे। तो कुछ मैं चैनल्स देखना शुरू कर दी थी, स्टोरीज ऐसी, फिर ऐसे ही लोग भी मुझे मिलते थे, मतलब जिनकी बड़ी दुख वाली स्टोरी होती थी, तो कहीं ना कहीं इट गॉट अट्रैक्टेड। बट ऐसी पर्सनैलिटी के लोग हैं दुनिया में और ये इम्पैथ अट्रैक्ट करते हैं, और जो इम्पैथ इंसान है वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ, मेरे जेठ ने एक लाइन बोली थी, वो मुझे बड़ी याद रहती है। वो उन्होंने एक बार मेरे घर आए इसको समझाने के लिए, तो मुझे कहा कि अपर्णा, यही तुम्हारा भाग्य है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ऐसा बोला, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहा था, उनसे भी बदतमीजी कर दी उसने। तो मैंने बोला भाग्य, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ कि उनको मैं गार्जियन समझ रही थी, अपने पापा जितना रिगार्ड दे रही थी, और वो मुझसे कह रही है तुम्हारा भाग्य है, ये पिटना तुम्हारा भाग्य है, मतलब आप लुक एट मी। और मुझे ये इतना गुस्सा आया, मैंने बोला ये मेरा भाग्य नहीं है, मैंने बोला ये दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य को मैं सौभाग्य में बदल के दिखाऊंगी। उस समय ये बोल तो दिया था, पर मुझे पता नहीं था मैं कैसे बदलूंगी। आप एक माइंडफुल कोच हैं, आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझें। और आप एक ऐसे इंसान के साथ रह के आई हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि एक साइकोटिक डिसऑर्डर उनको था। तो बहुत सारे लोग आज के टाइम पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत नॉर्मली, बहुत कैजुअली यूज़ करते हैं कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मैं तो डिप्रेस्ड हूँ। तो आप उस चीज़ को देख चुकी हैं, समझ चुकी हैं, और आप एक इस तरीके का मेंटरशिप भी कर रही हैं, लोगों को समझा भी रही हैं। तो आप कैसे बताएंगे कि कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि एक इंसान इस पर्सनालिटी से पीड़ित है या इस डिसऑर्डर से पीड़ित है, ये डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन नहीं है, या आप समझ ही नहीं पा रहे कि आप डिप्रेशन में इतना अंदर तक जा चुके हैं बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा। तो वो आप कैसे समझा पाएंगे, वो आप ज़रूर बताइए। तो अपने लिए अगर आपको लगता है कि जैसे सैडनेस और डिप्रेशन में पहले तो फ़र्क करना जानना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं डीपली, बट डिप्रेशन इज़ अ क्लिनिकल टर्म। तो पहले तो अगर आपको क्लिनिकली भी है तो आप पहले तो वो वर्ड बोलना बंद कर दो। आप बोलो कि मैं आज सैड फील कर रही हूँ, सैडनेस चल रही है, डीपली सैड हूँ, डिप्रेशन नहीं। और आप इसको देख सकते हो कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाओ, नींद ज़्यादा आने लग जाए, बहुत सो रहे हो, सनलाइट आप नहीं देख रहे हो, नहा नहीं रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हो, बिलीव कर लो मेरी बात पे, डिप्रेशन के कुछ ना कुछ चांसेस हैं, सिम्टम्स हैं। अगर जंक आपका खाने का मन ही नहीं करेगा विदाउट डिप्रेशन, अगर आप हेल्दी रहोगे ना तो ऑब्वियसली हेल्दी चीज़ें खाने का मन करेगा। कोई भी इंसान जो हेल्दी है वो कभी नहीं जाएगा स्मोक करने, सिगरेट पीने, दारू पीने, या फिर जंक खाने कि चलो गंदी चीज़ जाके खा के आते हैं। दे विल बी माइंडफुल अबाउट देयर बॉडी, यू विल लव योरसेल्फ। तो हाँ, आज मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे सनलाइट देखना है, मुझे जिम जाना है, ये एनर्जी अपने आप ही आती है। बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, नहा नहीं रहे हैं, गंदे कपड़े पहन रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ है। यू टेक केयर ऑफ योर थिंग्स। और मेडिटेशन सबकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। लोग मेडिटेशन के नाम पे डर जाते हैं कि पता नहीं क्या बताया जा रहा है, बट आप जैसे हम बात कर रहे हैं, वी आर स्टिल इन अ मेडिटेटिव स्टेट। आप मुझे सुन रही हैं, मैं आपको सुन रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इस कमरे में, पर हमारा ध्यान हमारी बातों पे है। तो ये होता है मेडिटेटिव स्टेट, आप कभी भी रह सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। सेकेंड, जो आपने सवाल किया कि हम कैसे ऐसी पर्सनैलिटी पहचाने, तो ये बहुत डिफिकल्ट है पहचानना। NPD जो टर्म है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये मेरा मानना है कि वो ऐसा था और ऐसा होता है। मेरे मेंटोर, मेरे डॉक्टर, सब ने इसको, इस चीज़ को कंफर्म करा कि वो वही था। तो ये टर्म भी बहुत ट्रेंड कर गया है,
बहुत लोग इस पर बिलीव करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। कुछ सिम्टम मिल जाते तो लोग कहते हैं अरे इसको ये भी एनपीडी है। नहीं, सारे नहीं होते। जिसके सारे मिलेंगे वो पूरी चेकलिस्ट होगी, और ये बहुत भयानक चीज़ है। तो ये दोनों वर्ड, डिप्रेशन भी सबको नहीं यूज़ करना चाहिए, और एनपीडी वर्ड प्लीज़ इसकी गरिमा रखिए भैया। ये नेगेटिव शब्द है बट इसकी भी गरिमा रखिए। ये बनने के लिए इंसान को बहुत नीचे जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ही पागल होता है कोई व्यक्ति। तो और ये ऐसी डिसऑर्डर है जो इरिवर्सिबल है। ये कभी क्योर नहीं होते एनपीडी। तो आप देखिए, दूसरे को तो आप नहीं पहचान सकते, पर आप अपने आप को पहचान सकते हैं, है ना। तो आप अपने आप को ज़रूर देखो कि मैं क्या हेल्दी हूँ। तो अगर आप हेल्दी रहेंगे, मैं कहती हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में, हेल्दी माइंडसेट में हैं, तो आप हमेशा अच्छे लोग ही अट्रैक्ट करेंगे। ये बुरे लोग आएंगे ही नहीं, और आएंगे भी तो आपको वो पसंद नहीं आएंगे, खतरनाक तरीके से डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। खतरनाक इंट्यूशन आएगा कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और कोई भी आपको सोशली डिसएम्पावर करने की कोशिश करे, बिल्कुल मत होना। आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात कीजिए, अपने दोस्तों से जो आपके बहुत क्लोज हैं, सबसे तो नहीं बोलती हूँ मैं, बट जो आपके बहुत क्लोज हैं उनसे बात कीजिए। और अपनी ज़िंदगी में एक गुरु ज़रूर रखिए, एक मेंटोर आपकी लाइफ में जो जादू कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। शायद मैं जैसे बात करती हूँ वैसे आजकल आपको ऐसे लोग मिलेंगे नहीं बात करने वाले, एक्सेप्ट साधु संत। पर मैं बता रही हूँ, भले एक मॉडर्न लाइफस्टाइल में हूँ मैं, पर गुरु की महिमा मैं जानती हूँ, डॉक्टर YSR की महिमा मैं जानती हूँ। मैं हमेशा उनका नाम लेती हूँ और हमेशा ही लूँगी, क्योंकि ये लाइफ उनकी दी हुई है। तो एक मेंटोर बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। वहाँ सरेंडर करो, उस पर बिलीव करो, वो आपको रास्ता दिखाएगा, पथ प्रदर्शक बनेगा आपका। और अपनी लाइफस्टाइल में अच्छी अच्छी चीज़ें इंक्लूड करना। और ऐसे जब पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में आती है ना, जो ये वाली आती है, इनका बड़ा एंटाइटलमेंट होता है, तो वो आपकी भी अच्छाई को अपने ऊपर बोल देंगे। अब जैसे आज नेहा आप बहुत सुंदर लग रही हैं, तो मैं आपको बोलूं कि अभी आपको 10 लोग कॉम्प्लीमेंट दे दे, फिर मैं बोलूं नेहा पता है मेरी वजह से मेरी वजह से सुंदर, मेरे साथ बैठी हो, दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आपको ब्यूटीफुल बोला, लेकिन ये बोला कि मेरी वजह से मैंने ले लिया। आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे अपर्णा ने मुझे अच्छा तो बोला, सुंदर तो बोला, पर ये क्यों बोला। अब दोनों बात में आप कंफ्यूज रहोगे, इसने मुझे अच्छा बोला या बुरा बोला। अब ऐसी चीजें आपके साथ होने लगेंगी बार बार, कि आप कहीं भी जा रहे हो, मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए सुंदर लग रही हो, मेरी वाइफ हो इसलिए लोग तुम्हें सलाम कर रहे हैं। ऐसा होता था मेरे साथ कि तुम मेरी वाइफ हो इसलिए तुम्हें लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं। यू आर प्रिविलेज्ड, कह दो यू आर प्रिविलेज्ड। वो ऐसा इंसान आपको प्रिविलेज कर सकता है जो खुद प्रिविलेज नहीं है। वो क्या आपको प्रिविलेज करेगा। और लड़कियां इस बात को भूल जाती हैं कि हमारे अंदर भगवान ने सबसे बड़ी शक्ति दे रखी है। राधा कृष्णा, लक्ष्मी नारायण, उमा शंकर, भाई भगवान भी पहले देवियों को आगे रख रहे हैं। आपके अंदर वो देवी साक्षात मौजूद है। आप अपनी लाइफ के अंदर के वो शक्ति को पहचानो, बनो यार, माता बनो, पार्वती बनो, शांत रहो, गौरी बनो, पर अपने अंदर की काली दुर्गा को भी मत भूलो। सोने मत दो उन्हें भी, जब जरूरत पड़े तो उन्हें भी जगाओ। तो और औरतें ऐसी बहुत होंगी जिनके लिए मैं चाहती हूँ आप एक छोटा सा मैसेज दीजिए कि अगर इस सिचुएशन में, इस तरीके के ट्रॉमेटिक सर्कमस्टांसेस में वो भी फंसी हुई हैं और किसी तरह से वो चाह के भी, आप जैसे कह रहे हो ना कि मैं अपने मन को बहलाती थी, मनाती थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो भी ऐसे ही चीज़ों को सोच रही हैं कि नहीं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ, तो कैसे वो इस चीज़ से उबर पाएँ और कैसे उस चीज़ को, सिचुएशन को एस्केप कर सकते हैं वो। ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है। और हम लड़कियां हैं ना, तो हम बनाने के चक्कर में हम सोचते हैं कि मतलब हम ही एडजस्ट कर लें, एक्सेप्ट कर लें। सुना भी ऐसे ही कि लड़कियां एडजस्ट करती, करो ठीक है, एडजस्ट कहाँ कर सकते हो। अच्छा चाय में चीनी कम है, एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं। उस पर मुस्कुरा के बोल दो ठीक है, चाय ठीक है। आज खाने में कुछ कमी उसमें बोल दो, कपड़ा थोड़ा सस्ता पहन लो, उसमें एडजस्ट कर लो। लेकिन मार पीट, इसमें आप एडजस्ट नहीं कर सकते। मुझे एक और डायलॉग बोला जाता था कि पेरेंट्स नहीं मारते क्या, पेरेंट्स भी तो थप्पड़ लगा देते हैं। भाई वो पेरेंट्स हैं, उनके थप्पड़ और तुम्हारे थप्पड़ में बहुत अंतर है। वो मार सकते हैं, उन्होंने जन्म दिया है, तुम कौन हो। और ये लड़कियों को याद रखना चाहिए, ये बात कभी मत सोचना कि पेरेंट्स का दर्जा आपने किसी को दे दिया, फैमिली का दर्जा। पेरेंट्स आपके मार कर भी ना आपको प्यार करेंगे, वो मारना आपके भले के लिए होगा। हस्बैंड मार रहा है, सास ससुर मार रहे हैं, नन्ना जेठ जेठानी मार रहे हैं, भाई ये आपको मारना चाहते हैं इसलिए मार रहे हैं। मुझे तो मारने की भी धमकी दी गई कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। हाँ, ये सब चीज़ें हुई नहीं, आपसे बात करते करते मुझे याद आ रही है, मैं तो काफ़ी वो कर चुकी हूँ, भूल चुकी हूँ। तो ये चीज़ें जब होती थी तो मैं सोचती थी कि चलिए वापस बैक टू द मैसेज कि आप ऐसे सिचुएशन में ना हमेशा न्यूट्रल होकर सोचो, एक थर्ड पर्सन बन के सोचो
कि जो सिचुएशन आपके साथ हो रही है उसको अलग से देखो कि आप एक थर्ड पर्सन बन के ऐसे सिचुएशन देखते हो तो आप कैसे जज करते हो। दूसरे को हम देते हैं ना अच्छे अच्छे सलाह, देखो भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, जब जाओ, इज नॉट गुड, शी इज नॉट गुड। आप न्यूट्रल रहो अपने लिए भी, कोई स्पेशल नहीं है। इफ़ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल अपनी गट फीलिंग पे जाइए। इफ़ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, डिसरिस्पेक्टेड, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज मत कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये गलती मैंने करी 2-3-4 महीने जो मैंने ये गलती करी ना, और खैर अब तो वो ब्लेसिंग में बदल गई, राधा रानी की कृपा है। लेकिन वो एक एक दिन एक एक क्षण कैसे जाता था, कितने जहर का घूंट मैंने पिया है, और कितने इस देश और इस पूरी दुनिया में कैसे तमाम लोग हैं, लड़कियां लड़के भी, ऐसी जनता है जो ये सहन कर रही है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अपने गट फीलिंग को कभी मत दबाइए। आपको इंट्यूशन आ रहा है, सच है वो। और हाँ, इसको पहचानने का एक तरीका भी है, बी इन मेडिटेटिव स्टेट। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप मेडिटेशन को अपने लाइफ का पार्ट बनाइए। जब आप मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं और तब आपको जब गट फीलिंग आती है, इंट्यूशन आता है, तो आप उस पर पूरी तरीके से भरोसा कर पाएंगे। आपको पता चलेगा कि ये सच है और आप उसको फॉलो कीजिए। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, से वोकल रहना। एक तो लोग सोचते हैं कि अरे मैं बोल दूंगी तो परिवार की बेइज्जती हो जाएगी, सामने वाले की बेइज्जती हो जाएगी, ये अरे भाई कौन समाज हमसे समाज बनता है, हमारे जैसे लोग समाज बनाते हैं। तो आप वोकल रहिए। आज मैं इतने आराम से ये बात बोल पा रही हूँ कैमरे के सामने, मुझे पता है मेरे सारे रिलेटिव्स देखेंगे, दुनिया देखेगी, और लोग कुछ भी जज कर सकते हैं, कोई अच्छा बुरा, जिसको जो जज करना है करे। लेकिन अगर ये आवाज़ दब गई होती तो मैं भी कहीं धूल मिट्टी में दब गई होती, और ऐसी कितनी तमाम बेटियां दब गई होती। तो आप अपनी आवाज़ ज़रूर रेज कीजिए। आजकल तो सोशल मीडिया है, इतने सारे लोग हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, बहुत सारे अपने आप को, आप जैसे लोग हैं, आपकी संस्था है, हमारे मैं हूँ, मेरे जैसे कोचेस हैं, तमाम लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए। आप हेल्प सीख कीजिए, बी वोकल, हेल्प सीख करो। सबसे पहले हेल्प सीख करो, ऐसे लोगों से बाउंड्री बनाओ, और एक फर्म आवाज़ होनी चाहिए। अगर मुझे आपका ऐसे छूना पसंद नहीं है तो मैं एक बार बोल दूँ, नेहा आप अपना हाथ उधर रखिए, मुझे नहीं पसंद है। आप कन्वे करिए अपना मैसेज, कन्वे करिए, बोलना सीखिए। अब इसमें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट एक आवाज़ में ना कड़कपन होना चाहिए। हम सबके अंदर भगवान है। हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी एक बात बोलते हैं कि भगवान हम सबके अंदर है, सबके अंदर भगवान देखो, एक्नॉलेज करो, प्रणाम करो। लेकिन भगवान अगर ऐसे बदतमीज रूप में आए तो उनको डंडे से ही स्वागत होता है, ये भी बोलते हैं। तो हम भगवान देखने के चक्कर में हमें लगता है कि हम जो है समय भगवान देख के सहज ले, नहीं। अगर ऐसे रूप में अगर कोई आता है, आपको वहाँ वोकल होना पड़ेगा, और आप ही अपने आप को बचाएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। कभी मत सोचना कि कोई अलग से आके मुझे बचा देगा, नहीं बाबा, नहीं करता। फैमिली भी नहीं कर पाएगी, इसलिए क्योंकि फैमिली भी डिफरेंट डायमेंशन में होती है। जो आपके साथ हो रहा है वो अलग हो रहा है, वो शायद वो उसको समझ भी नहीं पाए, किसी और पर्सपेक्टिव से देखे। जनरेशन गैप है। और एक तो हमारा जनरेशन गैप होता है, दूसरा उन्होंने यही सोचा कि भैया मैक्सिमम इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं, एडजस्ट कर लो। अच्छा बेटी में क्या, मैं ना हमारे यहाँ भी ऐसा ही कि हमें समझाते हैं, बट मैं शुरू से इतनी ट्रांसपेरेंट, इतना वैसे रही हूँ ना, मेरी फैमिली जानती है कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो उसके पीछे बहुत लंबी कहानी होगी। क्योंकि अगर मतलब बहुत दर्द होता है ना, मतलब मुझे एकदम गंदा फीवर होता था 104, 105, तब मैं थोड़ा सा बोलती थी कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनको पता है कि इसकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो मेरी बात समझ पाए, दैट आई मैनेज्ड। बट सबका परिवार भी ऐसा नहीं होता, सबकी फैमिली इतनी समझदार नहीं होती। तो बेटर आप अपने आप को देखो कि मेरे अंदर क्या है, और ये मत समझना कि मेरी फैमिली अच्छी है इसलिए मैं सर्वाइव कर रही हूँ। मैं जिस दिन अपने घर आई थी उस दिन ही मैंने अपने घर वालों को ये बात बोली कि अगर आप मुझे रख सकते हैं, इस घर में शरण दे सकते हैं, वेल एंड गुड, बिना सवाल किए। नहीं तो मैं इतनी सक्षम हूँ, इतना आपने बनाया है कि मैं कहीं भी सर्वाइव कर लूँगी, और सर्वाइव करूँ चाहे नहीं करूँ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मेरे माइंड में मैं लेकर आई थी बैंगलोर से ही, कि मुझे ये पता था कि अब इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। शायद मेरे घर वाले भी ना रख पाए, पर मैं कहीं भी जाऊँगी बट वहाँ नहीं जाऊँगी। वो हिम्मत आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। और ये आप जिस दिन ऐसा हिम्मत लाओगे ना, भगवान आपको कहीं ऐसा नहीं करेंगे कि आपको अकेले छोड़ देंगे। बिलीव कहीं ना कहीं साथ देंगे, बिलीव करो उसके ऊपर, वो करता है, साथ देता है, सबके लिए करता है। और मेरी ज़िंदगी आज इतनी खूबसूरत है और आगे आने वाले दिनों में अपार खूबसूरत होगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो बस वो शक्ति है, परम शक्ति ऊपर और आपके अंदर, उसको, उसकी आवाज़ सुनो, दबाओ मत अपनी आवाज़। ये स्त्रियों की आवाज़ जो दबाते हैं ना, ये बहुत गलत है। बी वोकल, लड़ो मत, प्यार से बोलो, प्यार से बोलो, पर बोलो।
बोलना इम्पोर्टेंट है, एक्नॉलेज करना इम्पोर्टेंट है। जैसा पढ़ना ने बताया कि बी वोकल, हेल्प मांगे अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, किसी को बताएं कि आपको मदद की ज़रूरत है, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोचें, और साथ ही साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। इसी मैसेज के साथ हम इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन आपसे ये ज़रूर हम वादा करने जा रहे हैं कि अगले एपिसोड में किसी एक और ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ जल्द ही जुड़ेंगे। धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।